दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। नए रंग रूप और नए तेवर के साथ सामने आया आपका पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज। हाईटेक स्टूडियो, बेहतरीन ग्राफिक्स और कंटेंट के साथ पेश है भरोसा सच का। बिहार के गया और पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। पीएम ने पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में भी की चुनावी रैली। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू और उत्तराखंड में की जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में किया प्रचार। डीएमके ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। बीजेपी ने बंगाल में अभिजीत बैनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास पर खेला दांव। महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी के अलावा ओडिशा विधानसभा के लिए भी घोषित किए उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में घोषित किए 4 उम्मीदवार। यूपीएससी ने घोषित किया सिविल सेवा परीक्षा परिणाम। आदित्य श्रीवास्तव ने किया टॉप। अनिमेश प्रधान को दूसरी और अनन्या रेड्डी को मिली तीसरी रैंक। कुल 1016 उम्मीदवारों का हुआ चयन। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में गूंज रहे हैं मां दुर्गा के जयकारे। महागौरी की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु। कन्या पूजन में जुटे भक्त। और कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत के डी गुकेश ने इयन नेपॉम के साथ खेला ड्रॉ। 10वें दौर के बाद गुकेश संयुक्त रूप से शीर्ष पर मौजूद। वहीं विदित गुजराती और आर प्रज्ञानानंदा के बीच मुकाबला रहा ड्रॉ। तो ये तब तक की तमाम अहम सुर्खियां और अब इन्हीं सुर्खियों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव के इस दौर में एनडीए के पक्ष में प्रचार करने के लिए पीएम मोदी सबसे पहले बिहार के गया पहुंचे। गया में पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून को एक बार फिर मोदी सरकार बनेगी और एनडीए 400 का आंकड़ा पार करेगी। ये चुनाव विकसित भारत, विकसित बिहार के उसी संकल्प का चुनाव है। गया की धरती पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये अपार जन समर्थन, आपका ये उत्साह साफ बता रहा है कि फिर एक बार 4 जून। प्रधानमंत्री ने गया की रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा है। जीतन राम मांझी जी भी यहां बैठे हैं। वो साक्षी हैं कि कैसे दलित, वंचित, पिछड़ा के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। दलितों, वंचितों, पिछड़ों को अधिकार और सम्मानपूर्ण जीवन एनडीए ने दिया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने बिहार के सीमांचल इलाका पूर्णिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सीमांचल के विकास के लिए एनडीए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों और कार्यों को गिनाया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन द्वारा वोट बैंक की राजनीति करने और सीमांचल में अवैध घुसपैठ कराने के आरोप लगाए। पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार ने वो काम किए हैं जिन्हें पहले
असंभव माने जाते थे, आज हर कोई कह रहा है बड़े कामों का दम सिर्फ भाजपा के पास है, एनडीए के पास है। आपको याद होगा, पहले अड़ोस पड़ोस के देश यहां हमला करके चले जाते थे, सीमा पर हमारे जवानों की आए दिन शहादत होती थी। आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था, आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था, वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में तृणमूल कांग्रेस पर विशेष तौर पर राजनीतिक वार किए। उन्होंने कहा कि जब कल पूरा देश रामनवमी मनाने जा रहा है, तब पश्चिम बंगाल में भी इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जीत सत्य की हुई है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज तमिलनाडु के रामानाथपुरम में रोड शो किया। नड्डा ने रामानाथपुरम के पिलाराम में कृष्णा थिएटर से लेकर गांधी प्रतिमा तक रोड शो किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं और उनका 3 शहरों में रोड शो का कार्यक्रम है। रामानाथपुरम के अलावा वे तेनकाशी और पेरम्बलूर में रोड शो करेंगे। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर पहले फेज में 19 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में एक रोड शो किया। रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे। लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यह हमारा मुख्य मुद्दा है। The Congress Party and the India Alliance is trying to save the Constitution of India. Indian National Congress, India Alliance, ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോരാടുന്നത്. भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उधमपुर, कठुआ, डोडा लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के लिए किश्तवाड़ में एक सार्वजनिक रैली की। उन्होंने भाजपा को समर्थन देने के लिए लोगों का धन्यवाद किया। वहीं प्रसार भारती संवाददाता कलश नाथ के साथ एक विशेष साक्षात्कार में अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि जिन लोगों ने 60 सालों में देश का कुछ विकास नहीं किया, उन्हें भाजपा के संकल्प पत्र में भी कभी कुछ नहीं दिखेगा। मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ की जनता का, जिनमें इतना जोश है, उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी को लेके, उनकी सरकार को लेके, भारतीय जनता पार्टी को लेके इस मैनिफेस्टो में देश का विकास दिखता हो, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण दिखता हो, विकसित भारत का संकल्प दिखता हो। वो विपक्ष को कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि 60 वर्षों तक कभी उन्होंने किया नहीं। और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता रिकॉर्ड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे और साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। कश्मीर का हक, उनको पूर्ण राज्य का दर्जा, स्टेटहुड देना, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और इसको इसी साल पूरा करेंगे। विधानसभा के चुनाव इलेक्शन कराएगा। भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट जीतने की लड़ाई लड़ रही है, 400 पार की और कांग्रेस 40 पार की लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 7 उम्मीदवारों के नामों की नई सूची जारी कर दी है। भाजपा ने पंजाब से 3, यूपी से 2 और महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल से 1-1 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। भाजपा ने देवरिया से वर्तमान सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर पूर्व सांसद रहे प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने पंजाब के खडूर साहिब से मनजीत सिंह मन्ना मियाविंड, होशियारपुर से अनीता सोमप्रकाश, बठिंडा से परमपाल कौर सिद्धू को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की सातारा सीट से भाजपा ने छत्रपति उदयन राज भोंसले को टिकट दिया है। वहीं डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। भाजपा ने तेलंगाना की सिकंदराबाद कैंट सीट से डॉक्टर TN वामशा तिलक को उम्मीदवार बनाया है। वहीं यूपी के ददरौल विधानसभा सीट से अरविंद सिंह, लखनऊ पूर्व से OP श्रीवास्तव, गैंसड़ी से शैलेंद्र सिंह शैलू और दुद्धी से श्रवण गौंड को उम्मीदवार बनाया है। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में पंजाब की 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। आपने फिरोजपुर से जगदीप सिंह काका बरार, गुरदासपुर से अमन शेर सिंह, जालंधर से पवन कुमार टीनू और लुधियाना से अशोक पराशर पप्पी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की। सूची में 11 उम्मीदवारों के नाम हैं। मैनपुरी सीट से सपा प्रत्याशी और सांसद डिंपल यादव के खिलाफ बसपा ने अपना उम्मीदवार बदला है। गुलशन देव शाक्य का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह शिव प्रसाद यादव को टिकट दिया गया है। जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को टिकट दिया गया है। बदायूं से मुस्लिम खां, बरेली से छोटेलाल गंगवार को मैदान में उतारा है। सुल्तानपुर से उदयराज वर्मा और फर्रुखाबाद सीट से क्रांति पांडे को टिकट मिला है। बांदा से मयंक द्विवेदी और डुमरियागंज से ख्वाजा शमसुद्दीन चुनाव लड़ेंगे। बलिया से लल्लन सिंह यादव, गाजीपुर से सपा प्रत्याशी और सांसद अफजाल अंसारी के सामने उमेश कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी सीट से PM मोदी के सामने अतहर जमाल लारी को उतारा गया है। और यहां रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज। बढ़ेंगे आगे खबरों में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री और गुना निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सिंधिया के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। और मैनपुरी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सहित रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। आपको बता दें कि भाजपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट से यूपी के मंत्री जयवीर सिंह को मैदान में उतारा है।
और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने आज मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मौके पर कहा कि मैनपुरी की जनता हमेशा से मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के साथ थी और इस बार भी यहां की जनता भारी मतों से हमें विजयी बनाने वाली है। यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी नेताजी का हमेशा सम्मान किया है। नेताजी के ना रहने पे भी नेताजी को याद कर करके एक एक वोट डाल करके 3 लाख के लगभग पार्टी को जिताने का काम किया था। जहां ये मैनपुरी की जनता रिकॉर्ड मतों से जिताने जा रही है। बढ़ेंगे आगे। गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के कोट द्वार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य से पलायन रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भाई और बहनों, एक 5 साल में ही 23 रेलवे और फ्लाईओवर बने, 11 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन हो रहा है, हेलीकॉप्टर सेवाएं बढ़ी और 50 करोड़ से दून एयरपोर्ट का विकास करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और सबसे बड़ा काम पलायन रोकने के लिए हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, जो हमारे पहाड़ पर से पलायन को रोकने का काम करेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस इस बार उत्तराखंड में 2009 का इतिहास दोहराएगी। हरीश रावत से हमारे सहयोगी निशांत राय ने बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी 2 यहां पर जनसभाएं कर गए, एक रुद्रपुर और एक कल ऋषिकेश। वहीं आपकी पार्टी की बात की जाए तो अभी केंद्रीय नेतृत्व से राहुल गांधी या सोनिया गांधी जी यहां पर नहीं आए, उनके कद का नेता। हमारा जो कैंपेन है, हमने उसको ज़्यादातर स्थानीय अपनी जो रिसोर्सेज है, जिसमें मैन पावर रिसोर्स भी सम्मिलित है, अपने स्थानीय नेताओं पर ज़्यादा अवलंबित किया है और साथ साथ उम्मीदवार सेंट्रिक बनाया है। क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व सेंट्रिक होता है तो नीचे के लेवल पर जो लोग चुने जाते हैं वो जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस ने नीतिगत निर्णय है कांग्रेस का कि हमारा उम्मीदवार लगातार लोगों के बीच में उनके साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए और उसके आधार पर वोट मांगे जाने चाहिए और साथ साथ जो है उसके एफर्ट्स को, उसको आशीर्वाद देने, उसको सप्लीमेंट करने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व आए। कांग्रेस 2009 की पुनरावृत्ति को दोहराने जा रही है, कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ बक्सी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, हरिद्वार। और वामपंथी विचारधारा के सबसे बड़े घटक सीपीआई-एम 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से चुनाव लड़ रही है। कहीं वो इंडी गठबंधन के साथ है तो कहीं कांग्रेस के साथ सीधे मुकाबले में है। तमिलनाडु में वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मदुरै में सीपीआई-एम पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी से तमिलनाडु की राजनीति और देश की राजनीति पर बात की हमारे सहयोगी ऋषि कुमार ने। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव इस समय हमारे साथ हैं, सीताराम येचुरी जी। सर, जिस तरीके से इस बार का चुनाव चल रहा है, आप तमिलनाडु में इस समय भ्रमण कर रहे हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं इस समय? सबसे पहले मार्क्सवादी पार्टी की, उसके बाद बात करते हैं। नहीं, हमारी उम्मीद है हम 2 सीट यहाँ से लड़ रहे हैं। एक है मदुरई और दूसरा है डिंडीगल। कल हम डिंडीगल में थे, पूरा दिन का अभियान और बहुत बड़ा मीटिंग हुआ और लग रहा है कि दोनों सीटों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जीत प्राप्त होगी। ये तो सर तमिलनाडु की बात हो गई, थोड़ा सा राष्ट्रीय फलक पे बात कर लेते हैं। इस बार जो INDIA गठबंधन है, उस गठबंधन को लेकर बहुत सारी उम्मीदें थी, कहीं कहीं पर बड़ा हुआ, अच्छा भी काम हुआ। तमिलनाडु में तो चलो बन गया, बाकी जगहों पर इस चीज को कैसे आप देखते हैं कि क्या हम उस मामले में आप लोग सफल हो पाए? बिल्कुल, जहाँ पर बन सकता था वहाँ पे बन गया, किन स्टेटों में बनना था वहाँ पे बन गया। तो आप सर मानते हैं कि इस बार स्थिति 2004 जैसी है या उससे कुछ अलग है? क्या आपका आंकलन है? आप लोग तो बहुत पहले से मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं। देखिए, हर स्थिति अलग होती है। सवाल ये कि डायरेक्शन क्या है, मुख्य धारा किस तरफ है, और वो हम समझते हैं कि वो 2004 का ही है इस बार जो नजर आ रहा है।
तो हमने बात की सीताराम येचुरी, जो कि कह रहे हैं कि लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि उनके जीवन में जो बदलाव आया है उसको कैसे पटरी पर लाया जाए, और अगर कोई स्थिति बनती है जिसमें कि वो मिलजुल कर कोई सरकार बनाने की स्थिति में बनते हैं तो पहले उन्हें किसी और को सत्ता से दूर करना होगा। निश्चित तौर से इस बार का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है और इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है क्या वो कारगर हो पाएगी। कैमरामैन भीम के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, मदुरई। और आगे बढ़ने से पहले यहां रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या को गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। मदुरई में इंडी के घटक CPIM, AIADMK और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है और इस बार बीजेपी तमिलनाडु की राजनीति में 9 राजनीतिक पार्टियों के साथ चुनावी मैदान में है। मदुरई में भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं पर पार्टी उम्मीदवार राम श्रीनिवासन से बात की हमारे सहयोगी ऋषि कुमार ने। मदुरई लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम श्रीनिवासन चुनावी मैदान में हैं। What are your issues for this election and why people of Madurai should vote you? The malady, the disease, the problem of Madurai is lack of development. So the malady is development, lack of development. The remedy is Narendra Modi. This time you are having alliance with 9 small parties and opposition is saying that they don't have any impact in Tamil Nadu, so BJP will not get anything. How can you say? Because only on June 4th you will come to know. These are all some guess, assumptions or defamations. Previously people were telling, our critics, our enemies, they were telling, we will not allow BJP to enter into Tamil Nadu. और आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार, और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे खबरों में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी हैं। मांझी को आरजेडी प्रत्याशी और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत से कड़ी चुनौती मिल रही है,
क्या है गया चुनावी क्षेत्र का नजारा और क्या मांझी की नैया मझधार में फंसी है? इन्हीं सब पर मुद्दों पर हमारे सहयोगी राजेश राज ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से गया में एक्सक्लूसिव बहुत ही खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं और अभी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। मांझी साहब, क्या सबसे बड़ा मुद्दा आपको गया में दिखाई पड़ रहा है? जो मुद्दा हमने मांगा कि भाई गया में जो फल्गु नदी है उसमें पानी रहे, हमारा जो बुद्ध स्थान है, वैष्णो स्थान है, वो कॉरिडोर बने, हमारा एरोड्रम है उसमें मालवाहक विमान गिरे, ये सारी बात तो उन्होंने प्रकारांतर से सारी समस्याओं का निदान करने के लिए, गया को आगे बढ़ाने के लिए एक भूमिका हम लोग के सामने रख दी। निश्चित है कि ये सारे काम होंगे। परिवारवाद का आरोप जो है एनडीए के लोग महागठबंधन पर लगाते हैं और महागठबंधन के लोग भी परिवारवाद का आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, एनडीए पर लगाते हैं। मांझी जी कैसे काउंटर? देखिए, जो महागठबंधन के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनको मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। एक कभी परिवारवाद की बात तो कभी संविधान की बात, यही सब करेंगे जिसका जवाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया। उनके यहाँ परिवारवाद की सारी बातें हैं, वो समझते हैं कि अगर ऐसा हम कहेंगे तो दुनिया भूल जाएगी, लेकिन भारत की जनता इतना बुद्धू नहीं है, सब राजनीतिक रूप में प्रौढ़ है। वो जानते हैं कि परिवारवाद का अगर एक ही नमूना है तो लालू प्रसाद जी का परिवार है, वरना और। बढ़ेंगे आगे। यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया है। 1016 कैंडिडेट्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस और इंडियन फॉरेन सर्विस यानी कि आईएफएस के लिए चुने गए हैं। 180 आईएएस और 200 आईपीएस अफसर बनेंगे। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। वहीं अनिमेश प्रधान को दूसरी और अनन्या रेड्डी को तीसरी रैंक मिली है। कैंडिडेट्स यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। हाँ, ले फोटो। अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से। दावे नहीं, दिखाते हैं तथ्य, दिखावा नहीं, चुनते हैं सच। दस्तक सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा, बना है अटूट भरोसा वर्षों की मेहनत से। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। आज से ये भरोसा और हो रहा है गहरा, क्योंकि आपका अपना चैनल अब है नए तेवर और नए कलेवर में। स्टेट्स को मनमानी करने का हक नहीं दिया जा सकता। वहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना है। आप किसी किस्म का दबाव दूसरी स्टेट पर नहीं डाल सकते। मुस्लिम लीग भी अपनी भूमिका निभाएगी, राजाओं को उकसाएगी और ब्रिटिश अफसर भी कोई कम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कोफील्ड तो पहले से ही पेट्रोल और माचिस की तीली लिए तैयार बैठे।
सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणा भार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर।